तो आज हम लोग वर्ग 10वीं के साइंस में बायोलॉजी से कुछ जो मुख्य प्रश्न है उसको गौर से देखेंगे और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न एक है कि घेघा रोग कौन रोग है? तो घेघा रोग बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। घेघा रोग किसके कमी के कारण होता है? इसमें याद रखना है कि ये आयोडीन के कमी के कारण। आयोडीन जो आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। इसमें होता क्या, इस रोग में गला जो होता है गला के समक्ष फूल जाता है, यानी गला में सूजन आ जाता है, या तो कह सकते हैं घेघा रोग का एक अन्य नाम गाइटर भी कहा जाता है। गाइटर इसमें होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि, वो उसमें सूजन आ जाता है, अर्थात वो फूल जाता है। याद रखना है कि घेघा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। प्रश्न 2 को देखेंगे। रक्त को थक्का बनने में, यानी रक्त को थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु। याद रखना है, रक्त बिंबाणु या अन्य रह सकता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो याद रखना, रक्त को थक्का बनने में कौन सा है? रक्त बिंबाणु, या तो कह सकते हैं प्लेटलेट्स। या प्रश्न ऐसा भी रह सकता है कि रक्त को थक्का बनने में कौन विटामिन सहायक है? इसमें याद रखना है कि विटामिन के। विटामिन के, इसका अर्थ यह हुआ यदि शरीर में कहीं कट उठ जाता है तो ब्लड यदि बंद नहीं होता रहता है, इसका कारण होता है कि विटामिन के की शरीर में कमी है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम रहा है और रक्त बहना जो है वो बंद नहीं हो पा रहा है। इसके लिए विटामिन के की जरूरत उन्हें होता है। याद रखेंगे कि विटामिन के की कमी के कारण ही शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता रहता है। इसके अलावा प्रश्न 3 में देखेंगे कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होता है। 32 दांत एक मनुष्य में पाया जाता है। जबकि प्रश्न पूछा जाए कि एक मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकार पूछा जाएगा तो 4 प्रकार होगा, जबकि दांतों की संख्या पूछा जाए तो 32 होगा। 4 प्रकार की कौन कौन है? एक होता है कृंतक जो काटने का काम करता है। दूसरा होता है रदनक जो किस चीज को फाड़ने वाला या फाड़ने का काम शरीर में रदनक दांत का होता है। तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं वो दांत होता है चवर्णक, और एक अन्य प्रकार के जो होते हैं अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो चवर्णक और अग्रचवर्णक का काम होता है चबाने का, जबकि कृंतक का जो होता है काटने का काम होता है। जो सबसे बीच में पाया जाता है उसके बगल में फाड़ने का काम ये रदनक होता है, और सबसे किनारे में जो पाया जाता है ये चवर्णक और अग्रचवर्णक होता है। इसके अलावा प्रश्न 4 में आएंगे, देखेंगे पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। उत्तरदायी मतलब यह जो फ्लोएम है कौन से कार्य को करता है? फ्लोएम का जो काम है, उसे मेन पौधे में 2 प्रकार के मुख्य तो मुख्य उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का जो मुख्य काम है यहाँ पे याद रखेंगे, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना।
तो पौधे में जो भोजन बनता है, भोजन बना पत्तियां में, और पत्तियां में बना हुआ भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम ही होता है। इसके अलावा यदि जाइलम से प्रश्न रहेगा तो जाइलम का जो काम होता है, जाइलम जल एवं खनिज लवण को जड़ से पत्तियां तक पहुंचाना। तो दो मुख्य उत्तक पाए जाते हैं पौधे में, जिसका काम हम लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न 5 को देखेंगे कि पत्तियां के मुरझाने का कारण क्या है। तो पौधे में कई तरह के हार्मोन पाए जाते हैं जिसका अलग अलग काम है। तो पत्तियां के मुरझाने का जो काम होता है पौधे में एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक कह सकते अम्ल क्या करता है, पौधे के पत्तियां को मुरझाने का काम करता है। कभी कभी पत्तियां को गलाने की जरूरत होती है तो हम लोग एब्सिसिक एसिड का छिड़काव भी करते हैं जिससे कि वो पत्तियां सब गल जाता है। याद रखेंगे पत्तियां को मुरझाने का कारण है कि उसमें एब्सिसिक एसिड जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा प्रश्न 6 में आएंगे, देखेंगे पादप अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब होता है बेकार पदार्थ। तो पादप मतलब पेड़ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं, तो याद रखना है। तो ये छाल में, मुख्य रूप से छाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा पत्तियां में भी पाया जाता है। पत्तियां में भी अपशिष्ट पदार्थ यानी जो पौधे का बेकार पदार्थ है छाल के सहारे बाहर निकल जाता है, या तो पत्तियां के सहारे बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कोशिका रिक्तिका में भी क्या पाया जाता है, तो ये पादप अवशिष्ट रहते हैं। इसे मुख्य रूप से छाल एवं पत्तियां में पादप अवशिष्ट पाए जाते हैं। आगे है हार्मोन किसमें स्रावित होता है। तो प्रत्येक जीवों में हार्मोन पाया जाता है जिसका अलग अलग काम होता है, और हार्मोन का स्राव हमेशा होता रहता है, जिसके कारण पौधे के विभिन्न अंग या विभिन्न भाग जो है वो गति में होता है या वृद्धि करता है। तो हार्मोन खास तौर पे अंतःस्रावी ग्रंथि में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ याद रखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि से प्रश्न है तो इसको याद रखना है यकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इसके अलावा ग्रंथि से संबंधित प्रश्न आता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि से प्रश्न है तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उन सबको विभिन्न कार्यों में सहायता करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8 में आएंगे मानव में डायलिसिस थैली है, यानी डायलिसिस मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, स्वच्छ करना। तो डायलिसिस का काम जो करता है मनुष्य में वो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन का काम होता है डायलिसिस करना, है जैसे कि ब्लड का साफ करने का काम जो होता है वो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन जो वृक्क का भाग होता है। इसके अलावा देखेंगे प्रश्न 9 में एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया एवं यूरिया का निर्माण होता है। मुख्य रूप से याद रखें यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2। तो याद रखें कि एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया एवं
यूरिया का निर्माण होता है। प्रश्न 10 में आएंगे, देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है या किस क्रिया के द्वारा होता है। तो जो भी एक कोशिकीय जीव है उसमें जल का जो परिवहन होता है, यानी जल का एक स्थान से दूसरे जगह जाना होता है, वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, तो जल का परिवहन होता है एक कोशिकीय जीव में। इससे आगे है गोंद, रेजिन। हाँ, पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। गोंद रेजिन जो होते हैं पौधे के पत्तियां में पाया जाता है, मुख्य रूप से पत्तियां में। इसके अलावा यहाँ भी पौधे के तना में भी पाया जाता है। याद रखेंगे, पत्तियां एवं तना में मुख्य रूप से गोंद एवं रेजिन पाए जाते हैं। इससे आगे प्रश्न है, हृदय के रेशमों के शिथिलन क्या कहलाता है। तो शिथिलन मतलब यहाँ पे सिस्टोल। तो रेशमों के शिथिलन यानी हृदय में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होता है शिथिलन होता है और एक संकुचन होता है। तो शिथिलन को हम लोग सिस्टोल कहेंगे। एक बार दूसरा जो होता है संकुचन होता है उसे हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो शीतलन में यहाँ पे देखेंगे हृदय के रेशम का दो प्रकार का प्रक्रिया, एक शीतलन की प्रक्रिया और दूसरा संकुचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से प्रश्न रहेगा शीतलन को क्या कहा जाता है, सिस्टोल, और संकुचन को क्या कहा जाता है, तो डायस्टोल। इसको याद रखेंगे। इससे आगे है मनुष्य का सामान्य जो रक्तदाब या रक्तदाब के जगह पे रक्तचाप भी कभी कभी लिखा रहता है, तो रक्तदाब और रक्तचाप सेम होगा। या ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी कहते हैं, तो बीपी जनरली कितना होना चाहिए, तो 120/80 होता है। इसको भी याद रखेंगे कि मनुष्य का समान जो रक्तदाब है वो 120/80 होना चाहिए। यदि समान तापमान पूछा जाए, मनुष्य का समान ताप या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सी, अन्यथा फॉरेनहाइट में रहता है तो 98.6 डिग्री एफ या फॉरेनहाइट। ये मनुष्य का समान टेम्परेचर होता है, जबकि सामान्य जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 आना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी। यानी मनुष्य में पूछा है कितने किडनी होते हैं, तो इसकी संख्या होती है 2। मनुष्य में 2 किडनी पाया जाता है और इसके लिए जो मेन काम करता है किडनी में, ये नेफ्रॉन करता है। इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न अंतिम को देखेंगे, शुद्ध एवं ऑक्सीजनित रक्त, यानी जो शुद्ध रक्त है उसको ले जाने का काम कौन करता है, तो धमनी करता है। जो शुद्ध रक्त है उसको धमनी हृदय से, शरीर के हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि शीरा होता है वो अशुद्ध रक्त को, शीरा काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से